बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, इस वक्त जंग ख़त्म हो गई है और पूरी दुनिया में खुशी का आलम है। हर तरफ खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ नज़र आ रही हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यूरोप की हवाएं खा रहा है, यूरोप के मज़े ले रहा है। दूसरी तरफ यूएई के जो हमदान साहब हैं वो बैठे, उनके साथ ओमान के सरबराह बैठे हैं और एक लग ये रहा है कि खुशी का समा है और ऐसा कुछ होने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया में तब्दीली आएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जुम्मे को 19 जून है, ये जो कमिंग फ्राइडे है 19 जून 2026 दस्तखत होने जा रहे हैं मुआहदे के ऊपर। ईरानी क़यादत भी पहुंचना शुरू हो गई है। अमेरिकी क़यादत पहले से यूरोप में मौजूद है। पहले जो डिसाइड किया गया था स्विट्ज़रलैंड का शहर जनेवा, वहाँ पे दस्तखत सेरेमनी होनी थी। अब बताया जा रहा है कि कोई और शहर डिसाइड कर लिया गया है। शायद जगह तब्दील करना, कोई सिक्योरिटी के मामलात को देखना होगा, इसलिए जगह चेंज की गई है। इसमें सबसे खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में ये मुआहदा साइन होने जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी का रोल अदा कर रहा है। तो ये एक खुशाइंद और बेहतरीन जो है वो मौका है कि पाकिस्तान ईरान से अपने बेनिफिट्स हासिल करे, अमेरिका से अपने बेनिफिट्स हासिल करे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात डिस्टर्ब है, ख़राब हैं कि हमारे लोगों को वो डिपोर्ट करी जा रहे हैं, हमारे लोगों को वहाँ से वो निकाल रहे हैं, हमारे लोग बेरोज़गार होकर अपने अपने घरों को आ चुके हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 20,000 के करीब ख़ानदान ज़लीलो रुसवा होकर अपना सब कुछ छोड़कर यूएई में पाकिस्तान आ गए हैं। उनकी दाद रसी होनी चाहिए। इसको हुकूमती लेवल पे डिस्कस करना चाहिए और यूएई से बेदखल किए गए पाकिस्तानियों को वापस यूएई उसी मुकाम पर भेजना चाहिए जिस मुकाम पर वो एडजस्ट होके काम कर रहे थे, रह रहे थे। उनके बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके बिजनेस हैं। ये करेगा कौन? ये हुकूमत पाकिस्तान को एक कदम आगे बढ़ाकर, आंखों में आंखें डालकर, प्रेशराइज करके यूएई गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि आपने हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, आपने बेगुनाहों को बेदखल किया। तो ये मौका है, दस्तूर भी है और इस वक्त तो जो ये कहेंगे पूरी दुनिया मानने को तैयार है। तो यूएई क्या चीज़ है? नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी गौर तलब है कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को खून ख्वार के हिसाब से समझते हैं कि ये खून ख्वार आदमी है, ये जंगो जदल जो है ना इसको बड़ी पसंद है, ये पूरी दुनिया में जो है ना इसने जंगें करवा दी। वो कहता है कि मैं मुफाहमत का बादशाह हूँ, मैंने दुनिया में जंगें रुकवाई। क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी ब्लैकमेलिंग की नेतन्याहू ने, इसराइल ने, कि डोनाल्ड ट्रंप को ना चाहते हुए भी ईरान पर हमला करना पड़ा? हालांकि हमले से पहले मुज़ाकरात जारी थे, बातचीत हो रही थी, 90% बातचीत तय हो चुकी थी, 10% मुतालबात ईरान के रह गए थे और इस दौरान अमेरिका ने हमला कर दिया। और उस वक़्त के हिसाब से हमने कंपैरिजन किया तमाम बातों को, तो ये पता लग रहा था कि शायद इसराइल के हाथों अमेरिका ने मजबूर होकर ये हमला किया। अमेरिका किसी सूरत इस जंग में नहीं जाना चाहता था। अमेरिका का रोल ऐसे ही था कि जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब जब आगे से मुंह की खानी पड़ी तो फिर भागने का रास्ता नहीं मिला। फिर हर एंगल से ये सोचने पर मजबूर हो गया अमेरिका कि किसी भी तरह से ईरान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, जंग बंद की जाए। इस जंग ने नाजरीन पूरी दुनिया को यकीन करें कम अज़ कम 50 साल पीछे फेंक दिया।
لیکن ایک بات بڑی ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں، اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکہ کا ہوا، وہ اسرائیل کا ہوا، اس کے بعد ایران کا ہوا، اس کے بعد پوری دنیا کا ہوا، اور وہ نقصان 5% ہے۔ 95% 3 ممالک کو نقصان ہوا۔ یہ میری باتیں یاد رکھیے گا، ریکارڈ پہ رہیں گی۔ اب جو فائدہ ہونے جا رہا ہے، ایران اور پاکستان، عمان، ان ممالک کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ خطے میں امن قائم ہو چکا ہے، تجارت دوبارہ سے کھلے گی۔ جب تجارت کھلے گی، پٹرول پرائسز نیچے آنا شروع ہو گئی بڑی سپیڈ سے۔ اس وقت پوری دنیا میں پٹرول پرائسز روزانہ کی بنیاد پر نیچے آ رہی ہیں۔ جب پٹرول پرائسز نیچے آئیں گی اور جنگ سے پہلے والی پرائسز شروع ہو جائیں گی، تو پھر آلریڈی پوری دنیا میں مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ یقین کریں، جنگ تو مشرق وسطیٰ میں ہو رہی تھی، مہنگائی پوری دنیا میں ہو گئی۔ اس وقت دنیا کے ہر ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں، اس جنگ سے پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ انگلینڈ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، نکلے ہمارے ملک سے؟ ساؤتھ افریقہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، گاڑیاں جلا رہے ہیں، دکانیں جلا رہے ہیں، گھر جلا رہے ہیں، بندوں کو گولیاں مار رہے ہیں۔ یہ میں ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں۔ یورپ میں، اٹلی میں ایسے شروع ہو گیا ہے، جرمنی میں شروع ہو گیا ہے۔ یو اے ای نے پہل کی لوگوں کو نکالنے کی۔ اب یہ جنگ کی وجہ سے بھوک جب پڑی، حالات خراب ہوئے، امریکہ میں سب سے برا حال ہے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، یورپ میں لوگ چیخیں مار رہے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گئے ہیں، بے روزگاری ہے۔ پاکستان میں بھی 90% لوگ کام بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے جنگ کی وجہ سے۔ کریں کیا؟ ایک اس میں بات میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین، سب سے پہلے پاکستان نے پہل کی، بھلے پاکستانیوں کا فائدہ تھا، ہمارے ملک کا فائدہ تھا، ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ تھا، افغانیوں کو بے دخل کیا، بہت اچھا اقدام کیا۔ افغانیوں کو بے دخل کیا، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ یہ جتنے لوگ غیر قانونی آپ کے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے، اس لیے ہم نے ان کو بے دخل کیا۔ لیکن میں اس چیز پہ تھوڑا سا حکومت پاکستان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حکومت کو تو پتہ ہے کہ یہ افغانی کتنے % چلے گئے اور کتنے % رہ گئے ہیں۔ آپ یقین کریں، اس وقت بھی پاکستان میں 40% افغانی موجود ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے ڈپورٹ سینٹر بنائے ہوئے ہیں نا، لاہور میں، کراچی میں، آپ کہہ لیں اسلام آباد میں، پنڈی، جہاں جہاں بھی پورے پاکستان بنائے ہیں، وہ ڈپورٹ سینٹر بھرے پڑے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، افغانیوں کو پیسے لے لے کر چھوڑا جا رہا ہے، اور اگر کوئی پاکستانی پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ جناب فلاں گھر میں افغانی رہ رہے ہیں، یا فلاں دکان پہ افغانی کام کریں، یا فلاں دکانیں افغانیوں کی ہیں، یا فلاں فیکٹری افغانیوں کی ہے، پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار دفع کرو، ہمیں کیا، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کمشنر کو بتائیں، ڈی پی او کو بتائیں، یہ اوپر والے لیول پہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ دیہڑی لگ سکتی ہے، وہاں بغیر سوچے سمجھے، بغیر لکھے پڑھے اپنے طور پر چلے جاتے ہیں، ان کو ہراساں کر کے دیہڑی لگاتے ہیں۔ ایک ایسی دیہڑی لگائی گئی جس کے بارے میں ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ ناظرین، 12 کہو اسلام آباد کے ایک خاندان کو بلایا گیا کمشنر آفس مری، 52 لوگ تھے گھر کے، بچے، عورتیں، مرد، سب کو بلایا گیا۔ وہ بڑی سٹرونگ پارٹی تھی۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ ہم 150 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکے، یا کچھ وجوہات ہوں گی۔ یعنی انہوں نے کوئی 4 5 6 بڑی گاڑیوں میں
लैंड क्रूज़रें, प्राडो, ये वो, इस तरह की गाड़ियों। वो कमिश्नर ऑफिस चले गए और वीडियो बनाते गए। वहाँ पहुँच गए, वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने इनसे सवाल जवाब किए, इनसे पूछा, तो ये उनको मुतमिन नहीं कर सके। तो इस दौरान उन्होंने सबको वहाँ बैठा लिया, 52 पीपल्स बैठा लिया। उसमें से कुछ लोगों को, घर की ख़वातीन और बच्चों को रिलीज़ कर दिया और मेन लोगों को नहीं रिलीज़ किया। और जो मेन लोग थे उनके साथ डील करने की कोशिश की। जब वो इनको छोड़ नहीं रहे थे तो इन्होंने बैलफ की मदद हासिल की। बैलफ चला गया वहाँ पर। वहाँ गए तो ना गाड़ियाँ थी ना बंदे थे। उनसे पूछा गया कि जनाब आपने अफ़गानी पकड़े थे? उन्होंने कहा जी नहीं पकड़े, हमें पता ही नहीं है। फिर आप हिसाब लगाएं कि किस लेवल पे गेम हो रही है, किस लेवल पे। बताया ये जा रहा है कि उनसे 15 करोड़ रुपया ले चुके हैं और उनके बंदों को अभी तक रिलीज़ नहीं किया और उनको 2, 4, 5 दिन का टाइम दिया गया है। अभी तक वो बंदे रिलीज़ नहीं हुए। अब हो क्या रहा है, उनसे 8 करोड़ रुपया और मांग रहे हैं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि मेरी बात वज़ीर दाखिला सुन लें कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, क्योंकि बॉर्डर बंद हैं। वो पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम इनको कहाँ छोड़ कर आएँ, कैसे छोड़ कर आएँ, इसका ख़र्चा कौन देगा। पुलिस वाले कहते हैं अगर हम इनको पकड़ लें, पकड़ने पे भी खर्चा हमने करना है, फिर उनको रखने पे भी खर्चा हमने करना है, फिर वहाँ पहुँचाना है। इसलिए पुलिस इंटरेस्ट नहीं लेती इसमें। तो अगर आपने इनको बेदखल करना ही है तो फिर 100% करें ना। फिर ऐसा करें कि वीज़े को आसान कर दें। जो लोग वीज़े पर आएँ वो वेलकम, जो लोग इधर से उधर जाना चाहते हैं वीज़े पे उनको भी सहूलत प्रोवाइड करें। उधर से इधर से सफारती ताल्लुकात मजबूत करें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नाइंसाफ़ी है। अफ़गानियों से करोड़ों रुपयों की दिहाड़ियाँ लगाई जा रही हैं और उनको कोई बेदखल नहीं कर रहा, क्योंकि इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके तहत इनको TADA दें, इनको अखराजात दें, एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं जो इनको अपनी तहवील में ले और यहाँ से पकड़कर बॉर्डर क्रॉस करवा कर आए ना। और मैं तो ये कहूँगा कि इनका जो सामान है, इनका जो यहाँ पे जितना भी इनका माल है, कारोबार है, वो भी इनको दें, इनसे छीने ना। क्योंकि जब तक अफ़गानी यहाँ पे थे तो हमारी इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश थी, क्योंकि अफ़गानियों ने करोड़ों अरबों रुपयों के बिज़नेस बना लिए यहाँ पे। बेशक इन्होंने यहाँ से सब पैसा कमाया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन, लाहौर की शाह आलमी मार्केट में बताया ये जा रहा है कि 80% अफ़गानी थे। 80% अफ़गानियों की अपनी दुकानें थीं, यानी वो कारोबार कर रहे थे वहाँ पे, चाहे किराए पर लेकर कर रहे थे, चाहे अपनी ख़रीद के कर रहे थे। तो जब आपने इन सबको बेदखल कर दिया है, उनके सासे किधर गए? ज़रा तवज्जो करें कि लोग इनसे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। मैं बात कर रहा था आलमी दुनिया की और इसमें आ गया अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के मामले पे भी बात करना बड़ा ज़रूरी था कि अगर पूरी दुनिया में जंगें ख़त्म हो गई हैं तो अब ये जंग भी ख़त्म होनी चाहिए और इसका अख्ताम पाकिस्तान के असूलों के मुताबिक होना चाहिए, पाकिस्तान की शराइत के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो इधर से वार करता है, हमें इस मसले को भी हल करना है। ठीक है जनाब। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यूरोप में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और ये मुज़ाकरात पाकिस्तान की मेज़बानी में होने जा रहे हैं और दस्तखत हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए हैं। ये पूरी दुनिया के लिए खुश आइंद है, क्योंकि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। हमेशा मामलात टेबल पर बैठकर हल होने चाहिए। मेरा अरबाब इख्तियार से ये सवाल है कि जब ये दस्तखत हो जाएंगे, आपने पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट्स हासिल किए ईरान से, आपने क्या बेनिफिट्स हासिल किए अमेरिका से, अवाम जानना चाहती है। और इसके असरात अभी से शुरू हो जाएं। मेरे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुकूमत कह रही है कि हम जुम्मे वाले दिन
सरप्राइज़ देने जा रहे हैं आवाम को, हम पेट्रोल प्राइसेस को बहुत सस्ता करने जा रहे हैं। तो जनाब आला अगर आप ईरान से गैस और पेट्रोल लेना शुरू कर दें तो दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और गैस ईरान के पास है। अगर वो पाकिस्तानी 4 रुपये लीटर बेच रहा है वहाँ पे पेट्रोल, तो आपको वो दे देगा तो आप हमें 50 रुपये लीटर दे दें, सस्ती गैस हमें दे दें, क्योंकि आपके तो एग्रीमेंट हुए हैं ईरान के साथ, पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। ये ज़रा अब मौका है डोनाल्ड ट्रंप साहब से, आप भी ये इजाज़त ले लें, क्योंकि आपको अमेरिका इजाज़त नहीं देता कि आप ईरान से पेट्रोल ख़रीद सकें, गैस ख़रीद सकें। तो ये इस वक्त बेहतरीन मौका है कि आप फ़ायदा उठाएं और अपनी कौम को नवाजें। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन नवान को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।